नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गड़ी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं देश कपूर सर, चीफ एडिटर फॉर दृष्टिकोण.com, टेक्नोक्रेट एंड आल्सो माय सुपर 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 सीनियर फ्रॉम स्कूल। और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं। एक मूवी से ऐसा हिल जाता है क्या समाज कि उसको रोकने के लिए, उसको बंद करने के लिए सब चुपचाप पीछे से बड़ी साजिशें रचने लग जाता है। एक रिसेंटली मूवी आई है जिसको जर्मनी ने बैन कर दिया है और वो दूसरी कंट्रीज में भी यही बात चल रही थी बैन करने की। उससे पहले ही इलॉन मस्क जंप्ड इनटू द मैटर और उन्होंने कहा इससे पहले आप लोग बैन करो, रुको मैं इसका इंतजाम कर देता हूँ। उन्होंने ट्विटर पे मूवी डाल दी पूरी की पूरी। अब वो बैन कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ ट्विटर हैंडल्स हैव रीपोस्टेड दैट लिंक एंड दैट मूवी एंड पीपल हैव इट इन देयर। मानव इतिहास का सबसे बड़ा साजिश इसी मूवी के थ्रू नजर आता है। इंटेलिजेंस क्या कर रही थी और क्या कर सकती है और किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, वो इस मूवी में नजर आता है। थैंक यू गायत्री, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू कम टू योर शो। हमेशा अच्छा लगता है। ये जो मूवी है सिटीजन विजिलेंटे, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है क्योंकि ये पहली बार ऐसा इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ को जो पूरी सोसाइटी में जो रोष था और रोष है अभी भी, जो गुस्सा है, उसको एक तरीके से वो पर्सोनिफाई करती है और डिपिक्ट करती है। कैसे एक आदमी उसका उन सब चीज़ों का बदला लेता है जो उस सोसाइटी में हो रही है और जिसको कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। और हम सब जानते हैं कि भारत में भी वो ग्रूमिंग जिहाद और ये सब चीज़ें होती हैं और बहुत लार्ज स्केल पे हो रही हैं। इनफैक्ट एक तो इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट भी थी, एक वीडियो भी था जिसमें इस सबको ऑपरेशन कन्वर्जन फैक्ट्रीज बोला गया। तो ये फैक्ट्रीज उन्होंने सेटअप की हुई हैं, भारत में भी सेटअप की है और बाकी जगह भी की है। अब उन्होंने, जब मैं कह रहा हूँ तो ये एक वर्ग विशेष जो है, लाइक वही इसमें इन्वॉल्व है। इनफैक्ट यूके का जो पूरा सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा सीरियस था। वो अगर आप उसके बारे में अगर आप कभी पढ़ो और समझो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये आजकल जो खास तौर पे जो बात चली है वो इसलिए भी बहुत तेज़ बहुत ज़्यादा वो चीज़ आगे बढ़ी है क्योंकि जून 2025 में यूके गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई थी, नेशनल ऑडिट ऑन ग्रुप बेस्ड चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज। इसको केसी रिपोर्ट बोलते हैं क्योंकि लुई केसी जो थी उसने इसको लीड किया था, इस पूरी रिपोर्ट को। और इसमें ये सारे जो गैंग्स हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में लिखा है, उसके बारे में डिस्कशंस हुई हैं उनके पार्लियामेंट में। और कुछ ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने पूरी डिटेल्स भी दी हैं और बहुत डिस्टर्बिंग है बिकॉज जो लड़कियां थी वो दे वर एज स्मॉल एज 9-10 years old. They were being picked outside the schools, their homes. वो broken homes से आती थी, घर में बहुत बुरा हाल था। तो और कई अच्छे घर से भी आती थी, उनको अल्कोहल और ड्रग्स दिए जाते थे और सामूहिक मॉलेस्टेशन भी हुई है उनकी, बहुत बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से। कईयों को तो मार के उनको वो टुकड़े करके एक एक वो था गैंग का मेंबर था, उसका रेस्टोरेंट था, वहाँ पे उसने खाने में डाला। यहाँ तक भी हुआ है। और दे वर बीइंग ट्रैफिक्ड बिटवीन टाउन्स एंड थ्रेटन्ड विद वायलेंस। एक सर्वाइवर थी, तो उसने बताया एक पॉडकास्ट में, ट्रिगोनोमेट्री का एक पॉडकास्ट आता है, तो उसमें डॉक्टर एला हेल्स है जो रॉटरहैम की सर्वाइवर है। उसने बताया कि देयर हैव बीन ओवर हाफ अ मिलियन विक्टिम्स, मतलब 5 लाख से ज़्यादा ओवर द लास्ट 40 years। ये 1 साल की बात नहीं है, 2 साल की बात नहीं है, 40-50 साल तक ये होता रहा है। और ये एक इंडस्ट्रियल स्केल पे हुआ है, छोटा नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल स्केल पे हुआ है। और इसमें कमाल की बात ये थी कि जब वो अपने एविडेंस, अपना सारा
कंप्लेन और प्लीज लेकर, और जो ऑन गोइंग क्राइम्स हो रही थी, वो जब लेके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास गई, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि उसी को उन्होंने ऑफेंडर बना दिया। तो ये जो अजीब सी चीज है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनकी तरफ से किसी ने देखा नहीं, जो विक्टिम्स थे उनको ऑफेंडर्स बना के उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की। ये सारे लॉज जो हैं, ये बात करते हैं रूल ऑफ लॉ, ये सब रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जाता है। अब कमाल की बात यह है कि इन सब क्राइम्स जब हो रहे थे और जब इसके बारे में बात भी की जाती थी या रिकॉर्ड भी किया जाता था, तो जो क्रिमिनल्स हैं उनकी एथनिसिटीज जो हैं उनको 2/3 ऑफ द केसेस में रिकॉर्ड ही नहीं किया। और जितने भी रिपोर्ट्स आई हैं, जो यूके की जो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स आई हैं, उसके हिसाब से most of these crimes were actually committed by Pakistani Muslims. और खास तौर पे एक जगह है जहां से बहुत ज्यादा ऐसे आए थे, मीरपुर से। तो थी कि 1 नहीं 2 नहीं 5 लाख से ज्यादा बच्चियां जो हैं वो इसमें विक्टिम बनी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये मिस था, या क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी एजेंसीज वो इसमें खुद इन्वॉल्व थी? क्योंकि ये तो कॉम्प्लिसिटी होता है। ये बाकी लॉ इन्फोर्समेंट को अगर मैं छोड़ भी दूं, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मतलब यूके की इंटेलिजेंस जो MI5 जो इंटरनल है, MI6 जो एक्सटर्नल है, वो इतनी खराब तो नहीं है। वो दे हैव इन फैक्ट दे आर एट पार विद CIA एंड द रेस्ट ऑफ द एजेंसीज, वो उनके साथ काम करती हैं। तो अगर इतने पैनी है उनकी नज़र, अगर उनके इंस्ट्रूमेंट्स और उनके जो तौर तरीके हैं, जो उनका टूल्स हैं, वो अगर इतने ही तगड़े हैं, तो वो अपने देश में होते हुए इतने बड़े क्राइम को नज़रअंदाज उन्होंने कैसे कर दिया? सर इसको मैं इसी चीज को मैं थोड़ा सा पैरेललिज्म में लेकर आऊंगी। इसके पैरेलल में 2024 और 25 के बीच में इट्स राइट ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वेबसाइट, शाह जी की मिनिस्ट्री के वेबसाइट के ऊपर खुल्लम खुल्ला है, 1 साल के अंदर बंगाल से 90,000 लड़कियां गायब, एंड दिस इज मैटर ऑफ 1 ईयर। तो इफ आवर इंटेलिजेंस कैन बी सो स्ट्रॉन्ग कि 1 साल के अंदर 24-25 मतलब लास्ट ईयर, राइट, लास्ट ईयर। So we have the details, it's already there on the website. जो मिनिस्टर सिरसा है उन्होंने इस मैटर को भी उठाया था, और ममता के यहाँ पर भी अगर ये हो रहा था तो आपको लगता है कि इंटेलिजेंस के कॉम्प्लिसिट होने के साथ नहीं हुआ होगा? सबने मुंह बंद किए होंगे नीचे से लेके ऊपर तक, तब ये हुआ। बंगाल इंटेलिजेंस जो बंगाल CID थी, यस, बंगाल CID है, राइट, they were probably getting money and probably they were part of it. या तो प्रॉफिट में हिस्सेदार थे और नहीं तो पूरे सेटअप में हिस्सेदार थे। हाँ, ठीक है कि लड़कियां कहाँ से उठानी है, किधर बेचनी है, किधर भेजना है, किसको कैसे इस्तेमाल करना है, या तो ऑपरेशन का हिस्सा है या प्रॉफिट का इस्तेमाल, मतलब दोनों तरफ से एक। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं इसी चीज को लेकर मैं यूके की तरफ जाती हूँ या जर्मनी एंड यूरोप के बाकी कंट्रीज की तरफ भी जाती हूँ, क्योंकि ये वहां की बात हो रही है, तो मैं इसको उसी एंगल से देखूंगी। अगर मैं सपोज करो मैं अपने आप को MI6 का चीफ, अगर 1 मिनट के लिए अगर आपको वो खुद को समझो, या MI5 का, और मैं देखता हूं कि मेरे देश में ये हो रहा है, मेरी सोसाइटी में ये हो रहा है, मेरे अपने देश की बच्चियां वो इस तरह से लाइक उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और इतना कुछ हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको मॉलेस्ट किया जा रहा है और उनको बेचा जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं चुप रहूंगा, या क्या मैं उनके साथ काम करूंगा, या मैं उनको उठा के वहां से बाहर फेंकूंगा? और जो ये कहते हैं ना, बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि अरे वो इसलिए भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया, जो पॉलिटिशियंस थे या जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी थी, कि उनके ऊपर एक्यूजेशंस आए थे कि वो रेसिस्ट हैं।
पर उन्होंने ये सारे काम, वो ये सारी बातें तब तो नहीं सोची जब उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ और इंडियंस के खिलाफ एक्शन लिए। वो लेस्टर में जो वायलेंस हुई थी, उस वायलेंस पे तो उन्होंने बिल्कुल कोई वो बात नहीं की। अभी जो हरनाम सिंह कपूर हैं वहां पर, जिनका वो रेस्टोरेंट चलता है, उनको तो वो 2-3 बार अरेस्ट करके ले गए, तब तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि अरे वो रेसिस्ट, वो हमें रेसिस्ट बोलेंगे लोग। तो उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया कि उनको ना ही सिर्फ अरेस्ट नहीं किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने होने दिया। इसका मतलब ये है कि उल्टा लड़कियों को प्रूव कर दिया कि दे ऊपर आर लड़कियों को ऑफेंडर मूविंग बनाया। प्रोस्टिट्यूट। उनको बोला कि ये लड़कियों ने खुद किया है, 9 साल की बच्ची उसके बॉडी करेक्ट। पार्ट्स भी नहीं डेवलप हुए होते हैं कि वो प्रोस्टिट्यूट है, शी वांट्स इट। तो राइट, तो बेसिकली हो ये रहा था कि there is only one explanation to this whole thing, that the intelligence was complicit in this whole thing. Now ये कहना कि वो complicit थी, इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है, पर जो एविडेंस है वो ये तो साफ दिखाता है कि ये मिस तो नहीं था। ये वो रेसिस्ट का एक तमगा लग जाएगा इसकी वजह से डर था, ये भी नहीं था। तो क्या था? सो एक और चीज मैं बोलूंगा अगेन, इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है, बट देयर इज सो मच ऑफ कोइंसिडेंस दैट समबडी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस। यहां पर जितने भी वो मेजॉरिटी ऑफ द क्रिमिनल्स थे वो पाकिस्तानी मुस्लिम्स थे। भारत में चाहे वो टीसीएस नासिक का केस हो, चाहे वो केरला के वो केसेस हों, चाहे वो बाकी केसेस हों, उन सब में उनकी लिंक्स जाके पाकिस्तान के गैंग्स के साथ और पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं उनके साथ जाके वो जुड़ती हैं। तो ये क्या कोइंसिडेंस है कि यूके में और बाकी जगह पे जो हो रहा है वो पाकिस्तानी मुस्लिम्स कर रहे हैं, और वो एक दो नहीं, वो हजारों में कर रहे हैं। वो इंडस्ट्रियल स्केल पे हो रहा है। एक या दो करें तो हो सकता है कि वो अपने आप कर रहे हो। जब ऐसे इंडस्ट्रियल स्केल पे कोई काम होता है, जब वो क्राइम्स होते हैं और इस तरीके से होते हैं, इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से होते हैं कि वो सोसाइटी कुछ कर नहीं पाती, तो उसका मतलब ये है कि दैट एंटायर सोफिस्टिकेशन वाज बिल्ट इन बाय सम वेरी सीरियस एक्टर्स, बाय सम हैंडलर्स बिहाइंड द सीन्स। ये एक सोची समझी साजिश थी। बाहर के लोगों के लिए की तरफ से तो डेफिनेटली थी, पर अंदर के लोगों के लिए भी होगी, बिकॉज देयर इज नो वे। अब ये तो समझ में आता है कि पाकिस्तानी एजेंसीज ऐसा क्यों करेंगी, वो समझ में आता है। ब्रिटिश एजेंसीज ऐसा क्यों करेंगी, वो एक ओपन क्वेश्चन है जिसको हमें ओपन रखना चाहिए। पाकिस्तानी एजेंसीज जो हैं वो डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्व होंगी, बिकॉज ये इतने इंडस्ट्रियल स्केल पे कभी एक या दो इंसान खुद नहीं कर सकते। सर, ये जो मूवी, मैं आपको वापस मूवी की तरफ लेकर आना चाहूंगी। जो मूवी की बात चल रही है ट्रॉमेटिक इंटीग्रेशन, इसमें ऐसा क्या है जो जर्मनी ने इसको बैन कर दिया? वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पूरी चीज है ना कि वो ऐसी चीज को नजरअंदाज करना, ऐसी चीज को दबाना जो इनकन्वीनियंट क्वेश्चंस पूछती है इस पूरी कम्युनिटी के बारे में, जो पाकिस्तानी मुस्लिम्स थे, जो ये पूरे इस्लामिस्ट और जिहादी जो ग्रुप्स थे उनके बारे में, इससे यूरोप को और जो वेस्टर्न एजेंसीज हैं उनको एक खास तरह का एक वो प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्यों है वो बात क्लियर नहीं है। क्या उनको इस बात से प्रॉब्लम है कि उनको डर लगता है कि अगर ये बात आगे आ गई, अगर उन्होंने इस बात को परस्यू किया तो ये पूरी कम्युनिटी उठ के खड़ी हो जाएगी और उन देशों में जाके लड़ाई झगड़ा छेड़ देगी। अगर उनको इस बात का डर है तो अगर 20 साल पहले इनको ये डर था तो 40 साल के वो होते होते अब वो डर जो है वो सिर्फ डर ही नहीं है, वो एक्चुअली रियलिटी बन चुका है। वोट बैंक भी बन
पहले तो सिर्फ एक डर था, आज वो इतने सशक्त हो चुके हैं उन पूरी सोसाइटीज में, उन कंट्रीज में, कि उन सोसाइटीज को खड़े रहना बहुत मुश्किल है। अब गेम निकल चुकी है उनके हाथ से। यू अंडरस्टैंड कि अब से 40 साल पहले फिर भी आसान था उनको रोक पाना। 40 साल के बाद अगर तब वो वीक थे, आज तो वो बहुत ज्यादा वीक हैं। ये सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, अब तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसमें सिर्फ ये अगर जो गैंग्स हैं वो अगर पाकिस्तानी मुस्लिम गैंग्स थे, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंट्री या एक ही ग्रुप ऑफ फैक्टर्स उसको फंड, उसको बैक और इसको हैंडल कर रहा होगा। इट इज वेरी पॉसिबल कि ये मनी और इसका पूरा जो बैकअप है वो बाकी कंट्रीज से भी आ रहा होगा, जो अरब कंट्रीज हैं। वो कतर के बारे में बहुत बोला जाता है, वहां से भी हो सकता है, बाकी जगह से भी हो सकता है। एक चीज इसका और रिपरकशन हो सकता है ना, वोट बैंक तो है ही, अब इनको डर सिविल वॉर का लग रहा होगा, क्योंकि अगर वहां के लोकल लोग ज्यादा देख लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी देयर अंडरग्राउंड से बोलते हैं ना, सिमरिंग डिसकंटेंट जो चल रहा है अंडरग्राउंड एकदम, वहां पे जो लोग फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, नेशनलिस्ट बन रहे हैं। अब देखिए ना, यूके में वहां पर भी अपनी पार्ट वो एक पूरा लोग प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं। उनको डर इस बात का है कि मूवी ज्यादा पॉपुलर हो गई तो इनकी सिविल वॉर वाली सिचुएशन हो जाएगी, जो ये लोगों को वोट बैंक के लिए यहाँ लेकर आ रहे हैं वो रुक जाएगा। ट्रोमैटिक इंटीग्रेशन, आई मीन व्हाट ट्रोमैटिक इंटीग्रेशन? तुम यहाँ बैठ के 5 स्टार में खाना खा रहे हो, गरम गरम होटल में रह रहे हो, with all the cooling or the heating required as per temperature, but they still call it, immigrants call it traumatic integration। हमें बहुत दुख में आए हैं, बहुत पीड़ा में आए हैं। क्यों? क्योंकि वहां वॉर हो रहा था, यहाँ सब कुछ फ्री में मिल रहा है, फिर भी ट्रॉमा में गुजर रहे हैं। They cannot integrate। वो क्लासिक अल तकिया है बेसिकली। क्लासिकल तक है, राइट। तो बेसिकली क्या है कि मेरे से कभी किसी ने पूछा था कुछ महीने पहले, आई थिंक साल 1.5 साल पहले, कि आप कैसे देखते हो कि वर्ल्ड वॉर 3 कैसे होगी। तो मैंने तब भी ये कहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो मिसाइल्स की बाद में होगी, पहले वो स्ट्रीट फाइट होगी। इट विल बी अ स्ट्रीट फाइट इन यूरोप, बिकॉज दैट इज व्हाट विल कम टू। और उसका जो सबसे अच्छा नमूना देखना है ना, अगर एक एग्जाम्पल देखना है, तो वो एग्जाम्पल था फ्रांस में। अभी वो 1.5-2 साल पहले की बात है, जब फ्रांस में स्ट्रीट्स पे पूरी लड़ाई हुई थी। उस समय ये सारे जो कोट अनकोट माइग्रेंट्स थे, इन्होंने ऐसे ऐसे वेपन्स यूज किए थे जो मिलिट्री ग्रेड वेपन्स थे। यूएस की अलग बात है, यूएस में आप जाके गन्स ले सकते हो, AK-47 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। फ्रांस में आप गन नहीं ले सकते। जिस कंट्री में आप गन नहीं ले सकते, उस कंट्री में उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स यूज किए थे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर फ्रांस में, और वो लड़ाई, वो जो गैंग्स थे जो फाइट कर रहे थे, वो सिर्फ फ्रांस में ही नहीं किया उन्होंने, वो स्विट्जरलैंड तक चले गए थे। अब जो ये गैंग्स हैं जो फ्रांस में लड़ रहे थे, वो और जो बाकी यूरोप में हैं, जो जर्मनी में हैं, जो नॉर्डिक कंट्रीज, स्वीडन है, डेनमार्क है, उनको पूरा टेक ओवर, उन्होंने कई एरियाज उन्होंने टेक ओवर कर लिए हैं, और वहां पर वो वेपन्स होंगे उनके पास। तो इन कंट्रीज को ये डर है कि जितनी देर इसको दबाया जा सके इस बात को, उतना अच्छा है। क्योंकि अगर हमने इस बात के बारे में ज्यादा बात की, वो ज्यादा डिस्कशन हुई, तो ये अल्टीमेटली सिविल वॉर की तरफ जाएगा, जो स्ट्रीट फाइट्स की बात कर रहे हैं। तो like we won't be able to handle it, but there is only that much time that they have। उसके बाद इस चीज को रिवर्स करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। पर एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब इनके पास कोई और ऑप्शन रहेगी नहीं सिवाय इसके कि दे हैव टू गो फॉर द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जो सैमुअल हंटिंगटन ने बात की थी। दैट क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इज गोइंग टू बी अ रियलिटी। अब जो इस मूवी में जो दिखाया है उसने, वो एक आदमी का दिखाया है कि एक आदमी अपने आप को वो एक हीरो बनाकर वो जाके बदला लेता है,
ऐसी जैसे हमारे इंडियन मूवीज होता है, अमिताभ बच्चन बहुत बार ऐसे उसने किया है कि वो मूवीज में जाके उसने बदला लिया है, वो कोई भी ऐसी चीज जब होती है तो क्राइम्स का। तो ये एक आदमी का दिखाया है। आई एम श्योर ऐसे और भी होंगे विद इन यूके, यूरोप, as well as in the North America region, well, whether it's Canada or North America or US, हर जगह पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो यही बात सोच रहे होंगे जो इस मूवी के वो हीरो या जो भी प्रोटैगनिस्ट था उसने सोची थी। और यहाँ पर तो कमी है नहीं बंदूकों की, वो दे कैन इजिली गो एंड गेट इट। The problem that as an Indian that I see is कि ये गोरे जो हैं, ये जो वेस्टर्न सोसाइटी है, वो डिफरेंशिएट नहीं करती बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, बिटवीन इंडियंस एंड पाकिस्तानीज, बिटवीन इंडियंस एंड द रेस्ट ऑफ द माइग्रेंट कम्युनिटी जो ऐसे क्राइम्स रेगुलरली करती हैं। हिंदूज और इंडियंस जो हैं, हिंदूज स्पेसिफिकली और इंडियंस इन जनरल, वो जेल के अंदर जितने पॉपुलेशन होती है उसका सबसे मिनिमल होता है परसेंटेज, और सबसे ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, सबसे ज्यादा कमाते हैं। हम वो नहीं हैं जो ये बाकी ये ग्रुप्स हैं। बट वहां के लोगों को तो नहीं पता है ना, उन लोगों को नहीं पता। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इनके साथ साथ जो हम हैं इंडियंस एंड हिंदू स्पेसिफिकली, हम दबाए जाएंगे, हमारे ऊपर भी वही वाली चीजें होंगी, क्योंकि हमें भी वो एक साथ जोड़ देंगे उसके साथ। और यही आप देख रहे हो ट्विटर में कैसे हिंदूज और इंडियंस के खिलाफ वो कैंपेन चल रहा है। आई थिंक वो कैंपेन जो चला है वो शायद सेम एक्टर्स ने चलाया है जो एक्टर्स इनको शह देते हैं, जो एक्टर्स इन गैंग्स को शह देते रहे हैं, जो एक्टर्स इन गैंग्स को बचाते रहे हैं, और जो इनके साथ काम करते रहे, चाहे वो इन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर के हों, चाहे वो इन वेस्टर्न कंट्रीज के बाहर के हों, सेम एक्टर्स हैं। बिकॉज उनको एक वो वो एक वो एक ऐसा वो चाहिए, ग्रुप चाहिए जिसके वो पूरा ब्लेम डाल सके। डाल सके और दे डोंट नो कि पाकिस्तानीज और इंडियंस में क्या और इंडियंस हैं। अगर वो हिंदूज और इंडियंस को ज्यादा बड़ा विलन बना देंगे तो दे कैन शो दैट दे आर नॉट द रियल क्रिमिनल्स, दे आर नॉट द रियल प्रॉब्लम्स। पर हिंदूज और इंडियंस जो हैं वो स्केपगोट बनेंगे इन सब चीजों में। एंड दैट इज व्हाई हम हिंदूज और इंडियंस को वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट वी डिफरेंशिएट आवरसेल्व्स फ्रॉम दीज काइंड ऑफ क्रिमिनल गैंग्स। सर, इलॉन मस्क इज एक्टिंग लाइक अ क्रूसेडर, मतलब बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसी फीलिंग आ रही है। और हर जगह आजकल मतलब मैंने उनको काफी बढ़ चढ़कर काम करते हुए देखा है। आपको लगता है कि इस मूवी के आने के बाद या पॉपुलर होने के बाद कुछ इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि यूके की पार्लियामेंट में जब ये लड़कियों का मुद्दा उठा, वहां पे तो सिर्फ 2.5 लाख बोला है, बट एक्चुअल फिगर्स 5 लाख है। जब इन 2.5 लाख लड़कियों का मुद्दा उठा तो आधे से ज्यादा वो मुंह छुपा रहे थे लोग, रादर देन फेसिंग द रियलिटी। जी सी, इलॉन मस्क का के दो पहलू हैं। तो एक तो ये है जब ट्विटर फाइल्स, जब उसने ट्विटर खरीदा और उसने ट्विटर फाइल्स निकाली, ट्विटर फाइल्स के बारे में उसके जो पीछे जो हुआ था उसका प्रोसेस के बारे में और क्या हुआ था उसके बारे में हम सब जानते थे कि कैसे कैंसलिंग होती थी, कैसे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो, और जो वोक और लेफ्टिस्ट जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे और जो पार्टीज थी वो, ये कैसे तीन फोर्सेस एक साथ काम करते थे टू कैंसल, टू दबाव एवरीवन। हिंदूज को तो स्पेसिफिकली करते थे और यहाँ के जो लोग हैं उनको भी बहुत करते थे। तो जब उसने ट्विटर खरीदा तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में इट वाज he saved the civilization in many ways, because in
ये वोक, ये लेफ्टिस्ट ने पूरा सिविलाइजेशन को खत्म कर देना था जिस तरीके से जा रहे थे। और जब उसने ट्विटर फाइल्स निकाली तो एक एक चीज बड़े क्लियर ढंग से सामने आई कि कैसे वो आपस में काम कर रहे थे। बहुत डिटेल में मैंने इसके बारे में न्यूज़ लेटर्स में भी लिखा है, उसके बारे में बहुत डिस्कशन भी हुई है बाहर। पर एक बात और भी है, अगर हम ये समझें कि अगर हम ये वो समझ लें कि इलॉन मस्क हिंदूज और इंडियंस के साथ है, वो भी नहीं है, क्योंकि वो उसकी टेंडेंसीज काफ़ी रेसिस्ट भी हैं। तो इन अ वे हिंदूज और इंडियंस जो हैं वो बेसिकली दो फोर्सेस हैं, उसके बीच में फंसे हैं। एक तरफ है वोक प्लस सो कॉल्ड लिबरल, लेफ्टिस्ट एंड इस्लामिस्ट, और दूसरी तरफ हैं लाइक रेसिस्ट एंड एब्राहमिक काइंड्स, जो वो रिलीजियस फैनेटिक्स हैं, वो ले ग्रुप्स। इलॉन मस्क मुझे ऐसा लगता था कि बीच में है, पर वो बीच में नहीं है, वो इस तरफ है। ये लड़ाई उसकी अपनी थी, ये लड़ाई उसके जो वो रिलीजियस और रेसिस्ट वो फैनेटिक्स हैं, ये उनकी लड़ाई थी। वो यही एक रीजन है कि उसने ट्विटर खरीदा था। तो हमें जो लग रहा था कि हिंदूज को का भला होगा, ये पिछले अगर 6 महीने में कोई अगर फॉलो कर रहा है ट्विटर को, तो वो जान जाएगा कि ऐसा नहीं हुआ। राइट। इसका ममता से कोई कनेक्शन आपको नजर आता है दूर दूर तक, या सिर्फ मोडस ऑपरेंडी सेम है? नहीं, That is मोडस all. ऑपरेंडी उनकी सेम है। क्योंकि मोडस ऑपरेंडी सेम है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे के जो हैंडलर्स और जो ग्रुप्स हैं वो भी सेम है। यू अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं हो सकता कि जो कॉपी बुक जो है, जो उन्होंने वो प्रोसेस जो है, जो टीसीएस नासिक में फॉलो किया, वही वो सेम प्रोसेस है जो ये ग्रूमिंग गैंग्स, ये वाले गैंग्स फॉलो करते रहे हैं। एग्जैक्टली सेम है कि हम लिस्ट बनाएंगे, हम वो देख देख के टारगेट करेंगे, उन औरतों को टारगेट करेंगे, उन लड़कियों को टारगेट करेंगे जिनकी वो जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी फैमिली जो है वो टूटी हुई हैं, या उनके आपस में कुछ गड़बड़ चल रही है। father is not staying हाँ, with the parent, maybe correct. फौज में हो या out of the state जॉब करता हो हाँ, कहीं पे, तो he's working. वो सेम फीचर्स, सेम प्लेबुक, एग्जैक्टली सेम मोडस ऑपरेंडी, सब कुछ सेम है। ऐसे कैसे हो सकता है कि ये रैंडम हो रहा है? ये रैंडम नहीं हो रहा, ये कोई कर रहा है और ये कोई करा रहा है। और कौन कर रहा है? कौन? सी, एक बात जो हमने बात की ना कि एक्टर्स वेस्टर्न कंट्रीज के इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। वो दोनों होंगे। एक्सटर्नल तो है ही हैं, वो तो हमें पता है, पर मैं ये कह रहा था कि इंटरनल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक मिस नहीं था, ये कॉम्प्लिसिटी थी। सी, अगर आप हिस्ट्री में जाओ ना, इस पूरे जिहाद की हिस्ट्री में अगर जाओ, पिछले अगर 80-100 साल में जाओ, तो जो पैसा सुएज कैनाल के लिए इजिप्ट को दिया गया था, वो दैट बिकेम द सीड मनी फॉर मुस्लिम ब्रदरहुड। सो हसन अल बन्ना जो था, उसने ये सब चीज शुरू की थी। उसका जो साथी The था, founder of Muslim Brotherhood, Hassan al-Banna. तो उसका जो साथी था सैयद कुतुब, वो आइडियोलॉग था जिसने एक्चुअली माइलस्टोन्स नाम की एक बुक लिखी थी, विच बिकेम लाइक द गाइड बुक पूरे मिडिल ईस्ट के जिहादियों के लिए। और बाद में जब ये वो हिटलर आया, तो नाजीज ने देखा कि हम मुस्लिम्स को यूज कर सकते हैं अगेंस्ट सोवियत यूनियन। तो उसने कहते हैं द फर्स्ट मॉस्क इन म्यूनिक, उसने फर्स्ट मॉस्क इन म्यूनिक को सेटअप किया, और फिर वो मुस्लिम्स को लेकर उसने सोवियत यूनियन के खिलाफ यूज करने की वो पूरी चाल चली। नाउ वो ही वाज डूइंग इट एंड ही फेल। जब वो हारा, तो सीआईए और वेस्टर्न जर्मन इंटेलिजेंस जो थी,
उन्होंने उनको टेक ओवर किया, और उनको टेक ओवर करके दैट इज व्हेन दे स्टार्टेड वर्किंग विद देम. इनफैक्ट जो सईद रमादान था, जो सैयद कुतुब का सन इन लॉ था, वो सईद रमादान एक्चुअली काम कर रहा था विद द सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन मौलाना मौदूदी, जो ये पाकिस्तान में वो जिसने कमेंट्री लिखी और समथिंग लाइक माइलस्टोन्स, उसका नाम था तईफुल मुल्क कुरान. और उसने जो ये कमेंट्री लिखी, वो जिसको कहते हैं ना, ये मोहम्मद इकबाल जिसने सारे जहां से अच्छा लिखा था, उसके कहने पे उसने ये सारी कमेंट्री लिखी थी कि उसको इस तरीके से लिखना था. और ये मौलाना मौदूदी जो था, ही वर्क विद सईद रमादान टू इंश्योर कि पाकिस्तान बिकेम एन इस्लामिक कंट्री, नॉट अ नॉर्मल कंट्री, एन इस्लामिक कंट्री. तो वहां के जो था इजिप्ट का, जो मिडिल ईस्ट का जो था, और But Mohammad Iqbal, majority of his time he was in UK, London. So I see the role of UK intelligence also there. Oh, MI6 was very, very like prominent. MI6 was very prominent in the, like all this. In this entire plan, Muslim Brotherhood plan also. Absolutely. In fact, it was central to the whole thing. In fact, MI6 ने ही शुरू किया था ये. फिर बाद में CIA और like MI6 ने इसको आगे बढ़ाया. In fact, 1963 में Eisenhower ने he actually hosted Muslim Brotherhood, including Saeed Ramadan, in Oval Office. So मुस्लिम ब्रदरहुड और इन सब जिहादियों को कैसे यूज करना है, ये जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी था, और ये हवा में बात नहीं कर रहा, ये एक एस्टैब्लिश्ड डॉक्यूमेंटेड स्कॉलरशिप है. मतलब वो स्कॉलरली वर्क्स हैं जो जिन्होंने लेकिन इन सब चीजों को डॉक्यूमेंट किया है. मेरे पास फोटोग्राफ है ऑफ सईद रमादान एंड द रेस्ट ऑफ द गैंग इन द ओवल ऑफिस विद आइजनहावर. वो मैंने अब अपने उसमें डाली हुई है न्यूज़लेटर में. द थिंग इज, दीज गाइज हैव ऑलवेज यूज्ड, इन्होंने जिहाद को वेपनाइज किया था और उसको यूज किया है. अब इस सब चक्कर में ये जब इन्होंने किया, तो इससे आईसिस भी बना, अलकायदा भी बना, जो इन्हीं के सोल्जर्स, इन्हीं के लोगों को मारता है. अब ये वर्ल्ड वॉर, ये जो वो टावर गिरे थे, जो वर्ल्ड टावर्स गिरे थे, लाइक वो भी तो लाइक उन्होंने गिराए थे ना. यहाँ के लोग जब मरते हैं तो लाइक यही तो गिराते हैं और यही तो करते हैं. तो फिर कैसे ये इनको वो पनपते देते हैं और उनको बैक करते हैं, उनको हैंडल करते हैं. ये एक क्वेश्चन है जिसके बारे में बहुत लोगों को सोचना चाहिए. इसका आंसर सीधा नहीं है. मेरी नज़र में ये जिहादियों को एज द फ्रंट लाइन यूज करते हैं टू एक्चुअली डिस्ट्रॉय अ सोसाइटी, और जब उस सोसाइटी को वो डिस्ट्रॉय कर लेते हैं तब वो जाके उनको भी साफ कर देते हैं. आप देख लो इराक में क्या हुआ, आप देख लो अफगानिस्तान में क्या हुआ, ये हर जगह यही काम करते हैं. So you mean to say पहले सोसाइटी को पूरा chaos क्रिएट करना, फिर उस सोसाइटी को साफ कर देना, and then they take over. Yeah, because it's easier. वो उन्होंने इतने inroads कर दिए हैं कि it's easier for them to actually control them. क्योंकि ये सारे जो उनके मेन पॉइंट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं. इस मूवी में एक बहुत ही गंदा सा कमेंट आया था. जो बेटी है, सॉरी, जो बहन है जिसने रेप किया, उसने, नॉट द विक्टिम, द परपेचुएटर, उसकी बहन कहती है, शी कॉल्ड फॉर इट. आई मीन शी इज नॉट सिंपैथेटिक कि उस लड़की के साथ इन 7 लड़कों ने क्या किया, बट बोलती है शी कॉल्ड फॉर इट क्योंकि वो अपनी टांगे दिखा रही थी और अपने ब्रेस्ट दिखा रही थी. बहुत ओपनली कहते हैं. ये इन लड़कियों के दिमाग में ऐसे कैसे आ जाता है कि दे कैन जस्टिफाई एनीथिंग बीइंग डन टू अनदर गर्ल, एंड स्पेशली इन अ सोसाइटी जहाँ पे ये बहुत कॉमन है. हर जगह की सोसाइटी बहुत अलग है. मैं अगर अब इंडिया की बात करूँ, इंडिया में, यूपी में आप सलवार सूट देखेंगे, पंजाब में जाएंगे तो आप सलवार ही देखेंगे, साड़ी नहीं देखेंगे. पर यूपी में आपको सूट सलवार साड़ी सब नजर आएगा. यू गो टू नॉर्थ ईस्ट में रैप एंड राउंड स्कर्ट इज अ कॉमन ड्रेस. इट्स अ ट्रेडिशनल ड्रेस. इनफैक्ट आप अफ्रीका के कई कंट्रीज में जाओगे सर, तो वहां पर स्कर्ट इज अलाउड, पैंट इज नॉट अलाउड.
Zambia में when women go to their traditional houses or in-laws or anybody, they can wear skirt but not pants. हर जगह का अपना अपना कल्चर है. तो जब ये जाते हैं यूएस या यूरोपियन कंट्रीज में, क्या इन्हें नहीं पता है कि वहां पे इतना कॉमन, इट्स वेरी कॉमन. तो उसको ये कपड़ों के बिना पे उसको कैटेगराइज करके कि शी कॉल्ड फॉर इट, मतलब कपड़े पहने तो उसका मतलब वो बोल रही है आके मेरे साथ ये कर. ये नहीं लड़कियों के दिमाग में ये गंदी आइडियोलॉजी कहाँ से डाल दी जाती है? नहीं, ये पूरा आप ये देखो ना कि ये पूरा जो थॉट है, ये पूरा जो आइडियोलॉजी है, जो इस्लामिज्म की है, जो जिहाद की है, ये पूरी आइडियोलॉजी जो है वो बेस्ड है एक आदमी के लिबिडो पे. मतलब आदमी जो है वो अपने आप को नहीं संभालेगा, औरत को कवर करना चाहिए. और अगर हम देखें भारत में एक्चुअली जब इन्वेजन्स हुई थी उसके पहले जो अगर हम जो तस्वीरें देखते हैं अपने मंदिरों वगैरह में देखते हैं, women used to never cover themselves like on the top, never, Yeah. like because that was not part of our dress. Our dress was only a veil, मतलब जो वो साड़ी या जो भी होता था. There was no concept of like blouses or वो those things at that time. So the thing is, और ये जो पर्दा बाद में वो लोगों ने घूंघट लगाना शुरू कर दिया, वो सब करना शुरू कर दिया. इनफैक्ट जो सिखों में जब दिन में जो शादियां होती हैं वो दिन में होती हैं, पर रात में जो शादियां हमारी होती हैं वो हिंदुओं में, वो इसी वजह से हुई थी शुरू, क्योंकि वो ब्राइड को उठा के ले जाते थे. तो रात के 2 या 3 बजे छुप के वो शादी करते हैं, वरना कोई मुहूर्त ही नहीं होता वो 2-3 बजे का. तो वो शादियां कभी 2-3 बजे होनी ही नहीं चाहिए थी, पर हमारी ऐसे ही होती हैं. वो हमने एक कस्टम बना लिया, पर वो कस्टम था नहीं कभी. ये जो चीजें हैं ये तब सेट हुई जब एक ऐसी आइडियोलॉजी आई जो ये कहती है कि आदमी जो है उसके जितनी परवर्सिटी है उसको एस्टैब्लिश करना है वो वाली सोसाइटी में. उस परवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने औरतों पे जुल्म किया हमेशा. अफगानिस्तान में भी हुआ. और कमाल की बात यह है कि कुछ ऐसे भी पढ़े लिखे लोग हैं जो ये कहते हैं कि फेमिनिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान में औरतों के साथ जो कुछ होता है, उनको ये समझ में नहीं आता कि औरतों के साथ अफगानिस्तान में इसलिए वो सब कुछ होता है क्योंकि आदमी लोग ऐसे हैं वहां पे, और आदमी लोग इसलिए ऐसे हैं वहां पे कि उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है. इट्स नॉट अबाउट फेमिनिज्म और नॉन फेमिनिज्म. पेट्रियार्की का इसमें कोई रोल नहीं है. इट्स अबाउट द आइडियोलॉजी. आदमी तो बहुत सारी जगह पे हैं. इनफैक्ट देखो भारत में वो इतनी बातें हमें बोली जाती हैं, पर आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या कभी वो सीता को कभी राम पत्नी सीता बोला गया कभी? पर राम को हमेशा सियापति राम बोला जाता है. कभी नारायण वो कभी लक्ष्मी जी को कभी नारायण पत्नी बोला गया है, पर नारायण को हमेशा लक्ष्मीपति बोला गया है. हमारे यहां पर आदमी की पहचान औरत से होती थी, चाहे उसकी माँ हो चाहे कोई हो. इनफैक्ट हमसे एक जनरेशन पहले अगर आप जाएं तो आप देखोगे हमारे यहाँ पोएट्स होते थे, बहुत बड़े बड़े पोएट्स थे जिनका नाम था सुमित्रा नंदन पंत. उनका अपना कोई नाम नहीं था, वो सुमित्रा के बेटे थे, ये उनका नाम था, देवकी सुमित्रा नंदन. नंदन पंत. सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा की बेटी चौहान. हमारे यहाँ हमेशा स्त्री प्रधान होता था, कभी भी पुरुष प्रधान ये नहीं था हमारा वो पूरा जो सोसाइटी थी. पर हमें बना दिया गया ऐसा. हमसे एक जनरेशन की बात कर रहा हूं मैं, मतलब हम सब ने उनको देखा है, उनकी कविताएं पढ़ी हैं, उन्होंने क्या क्या नहीं वो लिखा, हम सब ने देखा है. बहुत लोगों के नाम यूपी में तो बहुत कॉमन था ये.
कुंती पुत्र, देवकी नंदन, देवकी हाँ इस तरीके से कितने सब नाम वही होते थे, बट वो इनकी कभी भी सोसाइटी में औरत का नाम बिल्कुल ऐसे उल्टा नहीं ना। होता था, कभी किसी वो स्त्री का नाम कभी ऐसे नहीं लिया जाता था, कभी पुरुष के हिसाब से स्त्री का नाम नहीं होता था। सीता का नाम वो लक्ष्मी जी का नाम, सीता जी का नाम कभी भी उनके पति या उनके वो पिता के हिसाब से नहीं होता था। राइट जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, सर का अपना प्लेटफॉर्म है, चैनल है विद द नेम ऑफ दृष्टिकोण.com। प्लीज उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और he is founder and CEO of the Drishtikon.com, and don't forget to like, subscribe and share the alternate media. We are in a state of civilizational war. So आप चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को बुलंद करें तो हमें आगे आएं, सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें। नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ईमेल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।